जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। और ईयरली वैदिक फेज पर हमने बात की, नाउ लाटर वैदिक फेज को देखेंगे। और रेफरेंस लिया हमने आर.एस. शर्मा बुक का, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक इसमें मिसिंग है तो हम लोग उसे भी कवर करते हैं। तो ये देखिए, ब्रीफ में समझते हैं लाटर वैदिक पीरियड को, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की है कि जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद प्राचीन है। इसके बाद के जो वेद लिखे गए हैं उसमें डिफाइन किया गया लाटर वैदिक फेज के लाइफ को। आइए वेदों को ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, जो वेद वर्ड है ये विद संस्कृत के वर्ड विद से आया, जिसका मतलब होता है जानना किसी चीज़ को, टू नो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि ये वर्ड किससे बना है और क्या इसका अर्थ होता है। तो 4 वेद हैं, हमें पता है, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में करीबन 1028 श्लोक हैं, और ये विभिन्न देवताओं के प्रेज में गाया जाता है। और इसी के अंदर गायत्री मंत्र है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की हुई है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है। इसके अलावा यजुर्वेद की बात करें तो जो रूल्स हैं सेक्रीफाइस के टाइम पे जो ऑब्जर्व किए जाएंगे, इन रूल्स के विषय में लिखा गया है यजुर्वेदों के अंदर। और इसके बाद अगर आप देखें यजुर्वेद के बाद सामवेद में, तो सामवेद, साम का मतलब होता है संगीत, और इस संगीत विद्या के अर्थ में लिखा गया है कि जो संगीत किस तरह के सेक्रीफाइस के टाइम पे गाई जाएंगी, चेंट्स किस तरह के होंगे, उसे सामवेद में कंपाइल किया गया है। तो बेसिकली ये संगीत विद्या से डील करता है। और जो अथर्ववेद है उसमें तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों पर बात की गई है, जो रिचुअल्स जो होते हैं उन्हें परफॉर्म करने की बात की गई है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो भी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं सही तरीके से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आगे चल के ख़राब होती जाएंगी। जैसे अगर आप देखें तो पहले मैंने बताया था ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे कि जो महिलाएं हैं उन्हें भी पॉलिटिकल एसोसिएशन में भाग लेने का अधिकार था, वो विधाता में शामिल हो सकती थी, और जो भी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती थी। लेकिन जब बात आई कि लाटर वैदिक पीरियड की, तो वुमेन को जो इक्वल स्टेटस दिया जा रहा था मेन का, वो इनसे आप कह सकते हैं कि छीन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वुमेन को असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था। इसके बाद हमने बात की थी चाइल्ड मैरिज के विषय में, कि चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी ऋग्वेदिक पीरियड में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन लाटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज काफ़ी प्रिविलेंट हो गया। इसके अलावा हमने बात की थी रिलीजियन के ऊपर। तो जो ऋग्वेदिक आर्यन थे वो किन चीज़ों को वर्शिप करते थे, अर्थ हो गए, फायर हो गए, रेन हो गए, थंडर हो गए, विंड हो गई, इन चीज़ों को वर्शिप करते थे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हड़प्पन सभ्यता के टाइम पे भी, कि जो नेचुरल फोर्सेज हैं इन्हें वर्शिप किया जा रहा था। इनके पीछे का रीज़न बहुत ऑब्वियस था कि नेचुरल फोर्सेज में भी, अगर नेचुरल फोर्सेज सही होंगी तो लाइफ अच्छे से सस्टेन हो पाएगी। ये पहली चीज़ थी। लेकिन अगर आप बात करें अगेन ऋग्वेदिक पीरियड से लाटर वैदिक पीरियड में, तो ये जो नेचुरल फोर्सेज हैं इन्हें पर्सनिफाई कर दिया गया, यानी गॉड का नाम दे दिया गया, पर्सन के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जैसे पृथ्वी के लिए अर्थ, अग्नि के लिए अग्नि देवता, फायर के लिए अग्नि देवता, वायु देवता, इस तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऋग्वेदिक गॉड जो है इनकी जगह आगे चल के आप कह सकते हैं कि लाटर वैदिक पीरियड में पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। और ईयरली वैदिक पीरियड में हमने बात भी की थी कि कोई आइडियल वर्शिप ना ही देखने को मिलती है, ना ही किसी प्रकार का टेम्पल देखने को मिलता है। ये पॉइंटर आप पढ़ सकते हैं लाटर वैदिक पीरियड के बारे में, कि पावर ऑफ फादर इंक्रीज हो गई, यानी जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा पेट्रियार्कल हो गई। इसके बाद कोई वुमेन के स्टेटस में कोई खास सुधार देखने के बजाय और उल्टा गिरावट देखी गई, और इन्फीरियर माना जाने लगा, और मेन के सबऑर्डिनेट, उन्हें पॉलिटिकल राइट जो दी गई थी वो लॉस्ट हो गई। अटेंडिंग असेंबलीज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। चाइल्ड मैरिज ज़्यादा प्रिविलेंट हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार डॉटर को माइजरी का सोर्स माना जाने लगा, और इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। और इसी तरह से हमने बात भी की थी कि जो सभा और समिति हैं वो काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती हैं, और इवन किंग भी चाहते हैं कि इन्हें सही तरीके से इन्फ्लुएंस करके रखा जाए, अदरवाइज ये हमारे सत्ता के खिलाफ भी जा सकती है। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अब जो सभा और समिति है वो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, विधाता डिसअपियर हो गई हैं, लेकिन अब इनका जो कैरेक्टर है वो बदल चुका है। अब इन्हें रिच नोबल्स के द्वारा, चीफ्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है। और वुमेन जो है, वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट ऑन द सभा, यानी सभा में उन्हें परमिट की अनुमति अब नहीं दी जा रही थी, और अब नोबल्स और ब्राह्मण के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। एक बात आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखनी है, इवन लाटर वैदिक पीरियड में भी जो किंग है वो स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन नहीं कर रहे थे, और कोई बाइंडिंग जो टैक्सेज है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। जिस तरह से बाली की हमने बात की थी लास्ट के लेक्चर में, कि वॉलंटरी जो टैक्स होता है वो चलता जा रहा था। आइए फिर क्वेश्चन करते हैं, वैदिक लिटरेचर को क्या कहा जाता है, किस चीज़ से जाना जाता है, किस नाम से? श्रुति, स्मृति, संहिता या वेदांग? तो ये अगर आपको पता है इन टर्म्स के विषय में तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से आंसर कर सकते हैं।
सो हमारे जो एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर है इसमें दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, श्रुति में और स्मृति में। तो श्रुति, जैसा कि हमें पता है श्रुति का अर्थ होता है सुनना, तो वैसे टेक्स्ट जिन्हें हर्ड किया जाता हो, जिन्हें सुना जाता हो और ये रिवील्ड नॉलेज होती है। और दूसरे केस में यहाँ पे स्मृति है जिसे याद रखा जाता है या फिर लिखा जाता है। जैसे अगर मैं वेदों की बात करूँ, जो हमारे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये श्रुति की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें सुना गया बैठ करके। वेद का अर्थ ही होता है, अगर आप कंटेक्चुअल मीनिंग में अगर आप जाएँ तो इसका मतलब यही होता है, जैसे एंशिएंट में चला आता था कि गुरुजी होते थे और वो इन नॉलेज को पास करते थे। और इसके बाद ब्राह्मण्स भी होते हैं, ये भी टेक्स्ट होते हैं, अगेन बहुत एंशिएंट टेक्स्ट। अरण्यक होते हैं, जैसे अरण्यक और उपनिषद होते हैं। लेकिन स्मृति की बात करें तो स्मृति के अंदर मनुस्मृति हो गई, विष्णु स्मृति हो गई, जिन्हें लिखा गया आप कह सकते हैं, या पुराण भी हो गए, ये भी स्मृति की कैटेगरी में आते हैं। सो इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि श्रुति का मतलब है हर्ड, जिन्हें सुना जाता हो, जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए। और स्मृति का मतलब याद रखने वाला, वो नहीं कहते इनकी स्मृति। स्मृति का मतलब ही होता है याद रखना, और श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे महाभारत हो गए, इन्हें रिटन डाउन किया गया है, इसलिए स्मृति की कैटेगरी में आएंगे। जैसे रामायण हो गए, और जैसे धर्मशास्त्राज है, ये सब तो इन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। जब वेदों की बात आएगी तो ये श्रुति की कैटेगरी में आएंगे, और जो महाभारत रामायण हो गए ये स्मृति की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, श्रुति आर हर्ड बाय ऋषि और होली मैन एंड पास डाउन ओवर 1000 ऑफ ईयर, यानी ऋषि के द्वारा सुना जाता है और फिर पास डाउन किया जाता है, हजारों सालों से किया जा रहा था। और ये ओल्डेस्ट, और इसके अलावा श्रुति ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर होते हैं जिनमें हाइम्स और प्रेयर शामिल होते हैं। और इसके अलावा हमने स्मृति की तो बात की ही है, जिसे याद किया जाए, याद रखा जाए, रिमेंबर्ड किया जाए। सो यहाँ बाकी के भी कर लेते हैं जो ऑप्शंस में हमारे थे। पहला तो श्रुति की हमने बात कर ही ली कि जो वेदास होते हैं, जो एजेस से चलते आ रहे हैं पासिंग होके। और दूसरा हमने स्मृति की बात की कि ये हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट का वो पार्ट है जिन्हें ह्यूमन मेमोरी के बेस्ड पर याद रखा जा रहा है, और ये वेदों से इस बात पर अलग है। जैसे श्रुति का लिटरल मीनिंग होता है व्हाट इज़ हर्ड, और वेदों से इस बात में अलग है कि इन्हें जो है स्मृति को इन्हें रिटन डाउन किया जाएगा। और इसके अलावा ना बात करते हैं वेदांग की, तो देखिए वेदों के अलावा जो यहाँ पे वेदांग है वो एडिशनल चैप्टर्स हैं वेदों के, और 6 वेदांग है हिंदू फिलोसॉफी में। शिक्षा हो गई, कल्प हो गए, व्याकरण हो गए, निरुक्त हो गए, छंद हो गए और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। इसके अलावा संहिता की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारी संहिता होती हैं, आपने भी नाम सुना होगा। तो इसमें से संहिता क्या है, जो मोस्ट एंशिएंट लेयर है वेदों के टेक्स्ट की, जिनमें मंत्रा शामिल है, हाइम शामिल है, प्रेयर शामिल है, और ये सब कहलाते हैं संहिता। तो जैसा कि हमने बात की, वैदिक लिटरेचर जो है वो श्रुति का पार्ट है, ना कि स्मृति का। स्मृति का क्या पार्ट है, जैसे महाभारत हो गए, रामायण हो गए, ये सब स्मृति का पार्ट है। संहिता हमने बात की, जो एडिशनल लेयर्स होते हैं, जिनमें जो एडिशनल टेक्स्ट होते हैं वो संहिता कहलाते हैं। और वेदांग एडिशनल चैप्टर हैं वेदों के। आइए कुछ उपनिषदों पर सवाल कर लेते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं। तो उपनिषद टोटल 108 हैं, और पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, लेकिन उपनिषद 108 है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद पर बात करते हैं। जैसे मुंडको उपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से ही लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और जिनका नाम सत्यम होता है उनसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए कठोपनिषद की बात करते हैं, तो ये डायलॉग है यम और नचिकेता के बीच जीवन और मृत्यु पर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर संवाद है। इसमें जो ये नचिकेता है, इनमें क्वेश्चन ये यम को पूछते हैं कि जीवन में क्या होता है मृत्यु के बाद, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ये जो संवाद इसे कठोपनिषद में संकलित किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सब का सबसे फेमस कोटेशन जिसे स्वामी विवेकानंद ने पॉपुलराइज किया है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये भी अगेन कठो उपनिषद से लिया गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि जो हम लोगों का सबका फेवरेट ये आप कह लें मोटो है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, जिसे स्वामी विवेकानंद ने पॉपुलराइज किया, ये कठोपनिषद का पार्ट है। और ये संस्कृत का वाक्य उठित जागृत प्राप्य वराणी बोधत छुरस्य धारा निशिता दुर्तेगे पाथ कव्यो वदंती, इस तरह से ये है। और इसके बाद देखिए तैत्रेय उपनिषद की बात करें तो अतिथि देवो भव जो है ये तैत्रेय उपनिषद से लिया गया। अगेन ये आई थिंक केवीसी में काफ़ी हेफ्टी अमाउंट में ये पूछा गया, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल टॉलरेंस की, वैसे ये मेंस में काफ़ी ज़्यादा और ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ये बेहतर वाक्य है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल टॉलरेंस की पूरे दुनिया में ह्यूमैनिटी की, तो उस टाइम पे ये वाक्य सबसे चरितार्थ बैठता है। और एक वाक्य मैं आपको और बता दूं, जो नभो स्पर्शम दीपम है, जो कि इंडियन नेवी का मोटो है, वो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया। सो ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विस 1997 में पूछा गया था कि जो नचिकेता और यम के बीच का संवाद है वो किस उपनिषद का पार्ट है, तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद।
ये सिविल सर्विसेज 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस वेद में मैजिकल चार्म और स्पेल्स की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था तंत्र मंत्र के विषय में, और ये अथर्ववेद का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। सामवेद की हमने बात की संगीत के विषय में, और ऋग्वेद की हमने बात की, इसमें 1028 हाइम्स है, और इसके अलावा यजुर्वेद की भी हमने बात की है। ना आइए जो सप्त सिंधु की नदियां हैं इनके प्राचीन नाम देख लेते हैं। तो सिंधु इंडस को ही कहा जाता है, वितस्ता झेलम का ना प्राचीन नाम है, और चेनाब आज के डेट में जो है वो उसका प्राचीन नाम है असिकनी। इसके अलावा रावी हमने जिसकी बात की, जो 10 राजन का युद्ध लड़ा गया है जिसके तट में, परुष्णी रिवर कहा जाता था। ब्यास को वितस्ता और व्यास को विपासा, और सतलुज को सुतुद्री, और सरस्वती को नदी तरना। ये आपको ध्यान रखना है और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वितस्ता और परुष्णी को करते हैं। तो परुष्णी रावी जाएगा, और वितस्ता की हमने बात की झेलम है, और अस्किनी चेनाब है। ओके, और दृष्टावती के बारे हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 4 और 3। तो ये देखिए लास्ट में 4 और 3 एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी है 2 1 4 3। अब सबको मैच कर लेते हैं। 2 1 4 3, यानी जो दृष्टावती है वो नया नाम, चौतांग इसका नया नाम है, प्राचीन में दृष्टावती कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा इन्फो में और मिल गई। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब पूछा जा रहा है रिवर चेनाब का प्राचीन नाम क्या था। तो हमें पता है रिवर चेनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी। राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी के भी रिकॉल कर लेते हैं। परुष्णी रावी का नाम है, वितस्ता झेलम नदी को कहते हैं, और सुतुद्री बताइए आप सतलुज को, और सरस्वती को नदी तरना। ओके, तो यहाँ से हमने सारा कुछ कर लिया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 2011 का क्वेश्चन है। धर्म और रीत के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, जो एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल आइडिया है। पहला कहा जा रहा है जो धर्म है, एक कंसेप्शन है ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड अदर, यानी जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना धर्म कहलाता है। तो बिल्कुल सही, हमने बहुत बार सुना है अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसका मतलब कोई रिलीजियस की बात नहीं होती, बल्कि ये होता है कर्तव्य। कर्तव्य को धर्म से आप कह सकते हैं कि रिप्लेस किया जाता है। और दूसरा देखिए रीत की बात की जा रही है। रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, ये रीति है, रीति रिवाज। तो ये जो वर्ड डेवलप हुए हैं ये इन्हीं से डेवलप हुए हैं। एक फंडामेंटल मोरल लॉ होता है जो कि यूनिवर्सल और इनके फंक्शन को गवर्न करने का काम करता है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। CDS 2017 का क्वेश्चन करते हैं। पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो ईयरली आर्यन है, जो कि एसेंशियली पेस्टोरल होते थे, उन्होंने किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जो उनके विच कुड मेजर अप टू अ स्टेट इन आइदर एंशिएंट और मॉडर्न सेंस, यानी जो बिल्कुल किसी भी तरीके से स्टेट का रूप ले सके। तो हमने बात की थी कि ऑफकोर्स यहाँ पे जो आर्यन से ईयरली आर्यन, वो स्टेट का रूप धारण नहीं कर पाए, बल्कि ये ट्राइब्स में डिवाइडेड होते थे और अलग अलग तरीके से, जैसे सबका जन होता था, सबकी प्रतिनिधि होती थी, और ये स्टेट का रूप नहीं धारण कर पाए। और तो ये बिल्कुल सही है, हमने देखा ये। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, किंगशिप वाज द सेम एज ट्राइबल चीफशिप, द टर्म राजन बीइंग यूज्ड फॉर ट्राइबल चीफ who was primarily a military leader and who ruled over his people and not rule over any specific area। बिल्कुल सही बात है, हमें पता ही है कि जो किंगशिप है वो ट्राइबल चीफशिप की तरह होता था। कहने का मतलब ये है, कहने को तो ये राजन है, लेकिन ये कोई स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन नहीं करेंगे, ये बस एक ट्राइबल चीफ की तरह होंगे। कोई युद्ध होगा तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो गाय हो गई या कोई जानवर हो गए उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, और रूल करेंगे पीपल पर। कहने का मतलब ये है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे डायरेक्टली, और ये कोई स्पेसिफिक एरिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो और हमसे यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन करने को, तो देख लेते हैं क्या इसके पीछे का रीजन है या नहीं। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि राजा किसी पर्टिकुलर एरिया पर कब्जा नहीं कर पा रहा था, यानी ये आप कह सकते हैं एक स्टेट का रूप नहीं ले पा रहा था, क्योंकि हमने महाजन पद में देखा है, महाजन पद के काल में, कि राजा बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था, स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन कर रहा था, तो एक मॉडर्न स्टेट का रूप लेता जा रहा था। वहाँ पे मोनार्की है, उसके बाद कुछ जगहों पे, जैसे हमने बात की थी, डिफरेंट जगहों पे अलग अलग तरह से रूल स्टेब्लिश की गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इसी एक्सप्लेनेशन के कारण, यानी जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है। तो बेसिकली वही कहा जा रहा है यहाँ पे, हमने समझा कि जो राजा है वो ट्राइबल चीफ की तरह है, इसलिए ये जो है वो स्टेट का रूप धारण नहीं कर पाए। कुल मिलाकर के बात ये है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। और अगर आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा और लास्ट के लेक्चर को भी आपने कवर किया है, तो सिविल सर्विसेज का पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि सबसे ज़्यादा बार किस नदी का, किस रिवर का जिक्र देखने को मिलता है ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू सो मच।